जय हिंद। आज हम लोग मेडाइवल हिस्ट्री के अंतर्गत वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे, यानी मध्यकालीन इतिहास से संबंधित हम लोग वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं आज पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र योजना बनाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने पृथक कृषि विभाग की स्थापना की थी और फसल चक्र योजना बनाई थी। ये मोहम्मद बिन तुगलक था, MBT जिसको कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवाने खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान था जिसने एक रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एक दीवाने खैरात और दारुल सफ़ा की स्थापना की थी। सर्व कर लगाया जाता था, सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स पर लगाया जाता था, उसको कहा जाता था सर्व कर मध्यकालीन इतिहास में। हक ए सर्व जिसको सिंचाई कर कहा जाता है, लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिन्होंने हक ए सर्व नामक कर लगाया था, जिसको सिंचाई कर कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का सुल्तान था जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। जौनपुर शहर की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर शहर की स्थापना करवाई थी। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो था, दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ये फिरोज शाह तुगलक था। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली मंगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने एक टोपरा और दूसरा मेरठ, 2 अशोक के स्तंभ को दिल्ली मंगवा कर पढ़ने के लिए मंगवाया था, वो था फिरोज शाह तुगलक। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में एक रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, वो था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसवाए थे? फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि फतेहाबाद शहर, हिसार शहर, फिरोजपुर शहर, जौनपुर शहर और फिरोजाबाद नगर बसाए थे, वो थे फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था तुगलक वंश के अंतर्गत। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। अगर आप मध्यकालीन इतिहास में फिरोज शाह तुगलक के बारे में देखेंगे तो काफ़ी लोक कल्याणकारी कार्य दिखाई देगा कि फिरोज शाह तुगलक ने कई तरह के लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। अगला हम लोग देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तुगलक वंश। तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था।
अगर हम लोग ये तुगलक वंश के बारे में देखें तो तुगलक वंश में महत्वपूर्ण जो शासक हुआ करते थे वो है, पहला है गयासुद्दीन तुगलक, इसको जीएसटी याद कर लीजिए, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी याद कर लीजिए। और तीसरा फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, यानी जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी। कई लोग इसे ट्रिक के रूप में याद करते हैं कि तुगलक वंश के जो महत्वपूर्ण शासक थे जीएसटी, एमबीटी और एफएसटी, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में देखिएगा कि मोरक्को का यात्री यहाँ भारत में आया था जिसने रहला लिखा, उसका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक की रचना की थी, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला हम लोग देखते हैं, तैमूर ने किसके काल में भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा? नासिरुद्दीन मोहम्मद। नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा था। किसके शासन में गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के शासन काल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख धर्म में 10 गुरु हुआ करते थे। हम लोग बाद में सभी गुरु का नाम एक एक क्रम वाइज एक ही जगह देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी मध्यकालीन शासक था जिन्होंने उद्घोषित किया कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। लोदी अफगानी थे और इससे पहले जो थे आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तो ये तुर्क लोग थे। मुग़ल काल के भी तुर्क थे। बाबर खुद अपनी जो पुस्तक बाबरनामा लिखा है, बाबर की बाबरनामा पुस्तक तुर्की भाषा में है और जो ऑफिशियल लैंग्वेज था मुग़ल की वो थी फारसी, पर्शियन था। अगला हम लोग देखते हैं, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की थी सिकंदर शाह लोदी। सिकंदर शाह लोदी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं की रचना की थी। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। सल्तनत के सुल्तानों द्वारा भारतीय वास्तुकला में सुर्खी प्रारंभ हुआ था। दिल्ली की कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ डॉट के कृति में है चंद्र की स्मृति में। चंद्र की स्मृति में दिल्ली की कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ है। इस लौह स्तंभ को अगर आप देखिएगा तो इसमें आज तक कोई भी जंग नहीं लगा है। उस समय लोहे की शुद्धता और उसके बनावट से पता चलता है कि ये कितनी ओरिजिनल चीज़ हुआ करता था। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ, बलबन का मकबरा। बलबन का मकबरा भारत में प्रथम मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। अमीर खुसरो दरबारी कवि था अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि जो था अमीर खुसरो था। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा नन्नय। नन्नय ने महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा है। तृतीय हिंद या तृतीय हिंद
अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पटियाला में। पटियाला में तूतीय-ए-हिंद, जिसको अमीर खुसरो को कहा जाता है, का जन्म हुआ था पटियाला में। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अग्रगामी भूमिका निभाने वाला था अमीर खुसरो ने। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखा था? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने अपने संस्मरण लिखा था। हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है अमीर खुसरो को। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था, जौनपुर में। जौनपुर को मुगल काल से पहले भारत का सिराज समझा जाता था। इसको जौनपुर को कहा जाता था। जौनपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला हम लोग देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी कोट्टम। कोट्टम जो थी विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई हुआ करती थी। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। देवराय द्वितीय के शासनकाल में अब्दुल रजाक विजयनगर आया था। अगर इसको याद करना है तो इसमें डबल जज है, यहाँ द्वितीय है, तो इस तरह के याद कर सकते हैं कि अब्दुल रज्जाक में जज है यानी 2 है, तो यहाँ द्वितीय यानी देवराय द्वितीय के काल में अब्दुल रज्जाक आया था विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। तो यह क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में। अगला देखते हैं, तालिकोटा का युद्ध हुआ था 13 जनवरी 1565 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका डेट भी याद रखिएगा कि तालिकोटा, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, जिसके बाद विजयनगर की जो संस्कृति सभ्यता थी वो विनष्ट हो गई थी। ये तालिकोटा का युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565। 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ था, जिसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज थे 8 तेलुगु कवि। यहाँ क्वेश्चन है पहले कि किसके काल में तक कृष्ण देवराय के दरबार में रहते थे। उनका नाम था अष्टदिग्गज, अष्ट प्रधान नहीं, अष्ट यहाँ दिग्गज है। और ये जो है 8 तेलुगु होते थे, तेलुगु कवि रहते थे। कई बार क्वेश्चन में पूछ देता है कि तेलुगु थे, तमिल थे, मलयालम थे, तो ये तेलुगु याद रखिएगा कि कृष्ण देवराय के दरबार में जो अष्टदिग्गज हुआ करते थे वो 8 तेलुगु कवि रहते थे। अगला देखते हैं, रजिया सुल्तान के सिक्कों पर उसका क्या नाम अंकित था? रजियत उद्दीन। रजियत उद्दीन रजिया सुल्तान के सिक्के पर उसका नाम उत्कीर्ण हुआ था। दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। हसन गंगू दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक था। अगला देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। अपने मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाले कवयित्री थी गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने मधुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी। किस विजयनगर के शासक ने वेलोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी? वेंकट द्वितीय। वेंकट द्वितीय ने विजयनगर के शासक थे जिन्होंने वेलोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति प्रदान की थी।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही भी कहा जाता था। अगला देखते हैं हम लोग। वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। फरुद्दीन गंज ए शक्कर। फरुद्दीन गंज ए शक्कर ऐसे सूफी संत हैं जिनके विचारों को सिख के ग्रंथ जो धर्म ग्रंथ है आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। बाबा फरीद के जो शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुगामी थे। सूफी संतों में अजमेर को किसने घर बनाया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसे सूफी संत थे जिन्होंने राजस्थान के अजमेर को अपना घर बनाया था। वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था, हठ योग। हठ योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था एवं जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया था वो हठ योग था। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था नक्शबंदी संप्रदाय। नक्शबंदी जो संप्रदाय था ऐसे सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। संगीत के विरुद्ध रहने वाला सिलसिला जो था नक्शबंदी संप्रदाय था। कबीर शिष्य थे रामानंद के। रामानंद के जो शिष्य थे वो कबीर थे। गुरु नानक का जन्म स्थल है तलवंडी ननकाना में। तलवंडी ननकाना में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु भक्ति संत थे जिनके शिष्यों के प्रयास से वृंदावन का एक तीर्थ स्थल हो गया था, वो थे चैतन्य प्रभु। मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई। हुजूर साहब का गुरुद्वारा किसकी याद में बना था? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बना था। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के ऐसे शासक थे जिन्होंने बाजार नियंत्रण व्यवस्था यानी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी अपनाया था। थोड़ा और हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाने तो इन्होंने गुप्तचर व्यवस्था को भी विकसित किया था। इसकी गुप्तचरी व्यवस्था काफ़ी मजबूत थी और इसका अगर हम लोग देखें तो उत्पादन या उत्पाद पर 50% हिस्सेदारी लेता था, वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया व्यवस्था अपनाया था। इसके अंतर्गत जो था दाग में घोड़े को दागा जाता था। देखिएगा कि आगामी आने वाले आगे के जो शासक हुए जैसे अकबर हुए तो
तो इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से ही बोरोइंग के रूप में, उधार के रूप में दाग हुलिया प्रथा चलाए थे। तो ये मुग़ल काल से पहले दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी शासक था जिन्होंने दाग और हुलिया व्यवस्था को चलाया था। अलाउद्दीन की मार्केट कंट्रोल पॉलिसी काफ़ी चर्चित है। आगे देखते हैं। आगे यहाँ वीडियो आज का समाप्त हो गया, तो हम लोग फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप इसी वीडियो की आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा कि टेलीग्राम चैनल है जहाँ कोई भी एग्ज़ाम का नोटिस, नोटिफिकेशन या कोई भी चीज़ अवेलेबल या इस वीडियो का लिंक यहाँ पे आप सेंड किया जाता है। तो कोई भी आप रिजल्ट हुआ, नोटिफिकेशन से संबंधित अगर जानकारी लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।